look into page number 31, second paragraph. Soapy walked eastward through a street damaged by improvement. He hurled the umbrella angrily into an excavation. तो ये छतरी का इंसिडेंट होने के बाद में सोपी वहाँ से पूरब की तरफ चला जाता है, आगे निकलता है और जो रास्ते का काम चल रहा है, दैट स्ट्रीट वॉज डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट, और उसके हाथ में जो अम्ब्रेला थी वो अम्ब्रेला एक गड्ढे में वो फेंक देता है. ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकेवेशन. He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. The men who wear helmets and carry clubs means police. पुलिस के बारे में अपने ही मुंह के मुंह में, मन के मन में वो कुछ तो भी अब कुछ तो भी कह रहा था. Because he wanted to fall into their clutches, they seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. क्योंकि उसे पुलिस के हाथों में पड़ना था. वो चाहता था कि पुलिस मुझे पकड़े, और पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस उसे पकड़ ही नहीं रही थी. पुलिस उसे एक राजा की तरह बिहेव कर रही थी, जो कोई भी गुनाह नहीं कर सकता, कोई भी गलत बात नहीं कर सकता. सो ऐसे व्यक्ति की तरह पुलिस उसकी तरफ अभी तक देखते आई थी. Next paragraph. At length means in the end. In the end, Soapy reached one of the avenues to the east, where the glitter and turmoil was but faint. Glitter and turmoil. Turmoil means disturbance. जहाँ disturbance कम था, जहाँ ठाट बाट कम था, ऐसी जगह पर पूरब की तरफ एक रास्ता था. उस रास्ते पर एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई ठाट बाट नहीं था, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं था किसी का. तो वहाँ सोपी आता है और रुक जाता है. He dragged himself toward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench. और वो मेडिसन स्क्वायर की तरफ अपने आप चलने लगता है, क्योंकि व्यक्ति को अगर घर भी नहीं होता, तब भी उसको होम इंस्टिंक्ट, घर पे जाने की जो इच्छा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो रहती है. उसका घर क्यों ना एक पार्क का बेंच हो. एक गार्डन में जो बेंच था वही सोपी का घर था. वहीं पे जाकर सोपी सोता था. तो इसलिए like a natural instinct, he dragged himself towards the Madison Square. Madison Square स्क्वायर का नाम है, चौक का नाम है न्यूयॉर्क में जो है वो. तो उधर अभी सोफी चलने लगा, लेकिन बीच में ही सोफी को क्या दिखता है देखिए. बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर, सोफी कम टू अ स्टैंड स्टिल. लेकिन एक जो शांत जगह थी, रास्ते पे कॉर्नर में बड़ी शांत जगह थी, वहाँ पे आकर सोपी रुक जाता है. सोपी केम टू अ स्टैंड स्टिल. हियर वॉज एन ओल्ड चर्च, क्वेंट एंड रैम्बलिंग एंड गैबल्ड. क्या था वहाँ पर? एक पुरानी चर्च थी. एक पुरानी चर्च वहाँ पर थी, जहाँ पर थी वहाँ सोपी रुक गया. दैट चर्च वॉज अट्रैक्टिवली अनयूजुअल, ओल्ड फैशन्ड, पुरानी फैशन की, पुराने ज़माने में जिसको बांधा गया था, ऐसी वो चर्च थी, जिसके ऊपर ट्रायंगुलर शेप के कुछ स्ट्रक्चर्स थे. तो वहाँ पर जाके सोपी रुक गया. थ्रू वन वायलेट स्टैंड विंडो a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. Sabbath anthem means संडे का प्रेयर. ऑर्गेनिस्ट मीन्स ऑर्गन बजाने वाला. ऑर्गन एक वाद्य होता है. तो ऑर्गन बजाने वाला, उसने देखा वो खिड़की के अंदर से, चर्च में जो एक खिड़की थी
उस खिड़की में से उसने देखा कि एक ऑर्गेनिस्ट जो ऑर्गन बजाने वाला है वो आदमी क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपना ऑर्गन जो है वो बजा रहा है। और ऐसा लगता है था कि जैसे वो संडे की जो प्रेयर है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। ही वॉज डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ संडे Sabbath. For there drifted out to Sophie's ears sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. सोफी के कान पर उसका जो म्यूज़िक के धुन थे, स्वीट म्यूज़िक था। ऑर्गेनिस्ट जब ऑर्गन प्ले कर रहा था तो वो म्यूज़िक था, सोफी के कान पर वो म्यूज़िक पड़ गया। इसलिए सोफी वहाँ के वहीं पे रुक गया। ही वॉज ट्रांसफिक्स्ड। जेल में जाने की उसकी जो इच्छा थी वो छोड़ के अभी चर्च के बाहर वो जो सुंदर म्यूज़िक था, मधुर म्यूज़िक था, वो सुनने के लिए सोफी रुक गया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द मून वॉज अबव फुल एंड रेडियंट. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the yews, or a little while the scene might have been a country churchyard. So this is the description of the atmosphere there. वहाँ पे जो एटमॉस्फियर था, वहाँ पे जो वातावरण था, उसका ये थोड़ा सा वर्णन है। यहाँ पे द राइटर से देयर वॉज द मून एंड इट वॉज फुल एंड रेडियंट. आकाश में चंद्रमा था और वो पूरा गोल था. दैट वॉज फुल मून, और आप अच्छे से प्रकाशित हो रहा था. एंड स्पैरोज ट्वीटर्ड स्लीपीली, और जो स्पैरोज थी, चिड़िया थी, वो भी मधुर ऐसी कलकल आवाज़ निकाल रही थी. स्पैरोज ट्वीटर्ड स्लीपीली and there were few pedestrians and vehicles. जो आने जाने वाले वाहन थे और पैदल जाने वाले लोग थे वो भी कम थे. pedestrians and vehicles were few. and then the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. तो यहाँ पे देखो, सोफी जब वो ऑर्गन की आवाज़ सुनता है, ऑर्गन की मधुर आवाज़, मधुर संगीत उसके कानों पर पड़ता है, तो सोफी मानो जहाँ उस जगह पर चिपक जाता है, रुक जाता है, स्तब्ध होके वहाँ पे खड़ा रह जाता है सुनने के लिए. और वो जो आयरन फेंस था इसका, चर्च का, उसके सामने वो खड़ा ही रहता है. और उसे अभी याद आता है कि जब उसके लाइफ में उसकी मदर थी, मम्मी थी, गुलाब थे, कुछ एम्बिशंस थी, उसकी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसके मित्र थे उसके लाइफ में, उसके लाइफ में कुछ अच्छे थॉट्स थे. जब बचपन था तो मम्मी थी, फ्रेंड्स थे, कुछ अच्छी करने की डिज़ायर थी, एम्बिशन थी, तो तब उसको ऐसी शांति मिलती थी. ये उसे आज याद आ गया. द कंजंक्शन ऑफ सोफीज रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड एंड द इन्फ्लुएंसेस अबाउट द ओल्ड चर्च brought a sudden and wonderful change in his life. देखिए अभी ये जो कंजंक्शन है, ये जो कंजंक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सोफीज स्टेट ऑफ माइंड, रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड. अभी सोफी का जो माइंड है वो रिसेप्टिव बन चुका था, उसको कुछ तो भी ग्रहण करने की इच्छा थी. और इन्फ्लुएंस अबाउट ओल्ड चर्च, ये ओल्ड चर्च का इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव उसके मन के ऊपर पड़ रहा था अभी, और उसके मन को भी अभी कुछ करने की इच्छा हो रही थी. रिसेप्टिव स्टेट ऑफ माइंड, कुछ सुनने की,
कुछ करने की डिज़ायर उसके मन में अभी जाग रही थी। और ये जो दो बातें थी उसने उसके लाइफ में एक सडन चेंज, वंडरफुल चेंज आ गया था। देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल। अंदर से उसके सोल में एक बदलाव आ चुका था। ही व्यूड विथ राइजिंग हॉरर, हॉरर मीन्स डर। He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled. The degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. अभी वो सोचने लगा कि उसका जीवन कैसा है, अभी वो कैसे जी रहा है, कितनी बदतर हालत में जी रहा है, उसके बारे में वो सोच रहा है। जिस गड्ढे में वो एक बार गिरा था वो अभी उसको याद आ गया, और उसके जो डिग्रेडेड डेज थे, ऐसे दिन बिताए थे, बहुत ही ख़राब दिन उसने बिताए थे अभी तक। और कोई उसको डिज़ायर नहीं थी, कोई जीवन जीने की अच्छी इच्छा नहीं थी, सारी आशाएं उसकी डेड हो चुकी थी, और कोई जीवन जीने के लिए उसका कोई हेतु नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था जीवन जीने का। मेड अप फॉर एग्जिस्टेंस, उसको जीवन जीने का, अस्तित्व रखने का कोई उसके सामने कोई उद्देश्य या तो कोई हेतु नहीं था। ऐसा जीवन, बेकार का जीवन अभी तक वो जीते आ रहा था। तो ऐसे थॉट्स अभी उसके मन में आने लगे। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट रिस्पॉन्डेड थ्रिलिंगली टू द स्ट्रेंज मूड। और एक सेकंड में क्या हुआ कि ये जो उसका बदला हुआ मूड था, इस बदले हुए मूड को उसके हार्ट ने रिस्पॉन्ड किया, उसके हार्ट ने उसको पहचाना, उसको अंदर से आवाज़ दी। अ स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूड हिम टू बैटल विथ हिज डेस्परेट फैक्ट। उसके अंदर से अभी कुछ इम्पल्स आने लगी, कुछ ऐसी अंदर से एक डिज़ायर पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई कि ये जो ख़राब स्थिति है उसके जीवन की, उसके साथ वो अभी स्ट्रगल करेगा, ये ख़राब स्थिति बदलने की वो कोशिश करेगा। मैं अभी तक जैसा भी जी रहा हूँ बड़ी ख़राब हालात में जी रहा हूँ उसे लगता था, और ये हालात मुझे अभी बदलना चाहिए, बदलने के लिए मुझे कुछ तो भी करना चाहिए। He was thinking like that now. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. वो सोचने लगा कि ये जो गंदगी है, ये गंदगी से मैं अभी खुद को ऊपर उठाऊंगा और एक अच्छा आदर्श आइडियल पर्सन बनूंगा। वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी मैं अभी बनूंगा। ये जो गंदगी में मैं जी रहा हूँ, बेकार ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये बेकार ज़िंदगी में से अब मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, आगे आना चाहता हूँ, और अच्छा आदमी, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, रिस्पॉन्सिबल मैन अभी मैं बनने जा रहा हूँ, बनना चाहता हूँ। ही वुड कॉन्कर द इविल दैट हैड एनस्लेव्ड मी। जो भी इविल बातें थी, खराब बातें थी उसके लाइफ में, उन पर अभी वो जीत पाने वाला था, उनको जीतने वाला था, क्योंकि वो ख़राब बातों ने उसके ज़िंदगी को गुलाम बनाया था। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग एट, ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परस्यू देम विदाउट फाल्टरिंग। उसे लगा अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, अभी भी मैं यंग हूँ और अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, फिर से मेरे जीवन में बदलाव ला सकता हूँ, परिवर्तन ला सकता हूँ, फिर से मेरी जो एम्बिशंस थी, जो इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, मैं पूरी करने की उनको कोशिश कर सकता हूँ। विदाउट हेजिटेटिंग, बिना हिचकिचाए मैं मेरी जो भी इच्छाएं थी पहले, मेरे बचपन की इच्छाएं, वो अभी मैं पूरी कर सकता हूँ। तो उसको ऐसे विचार अभी आने लगे। Those solemn but sweet organ notes
had set up a revolution in him. वो जो ऑर्गन के सुर थे, solemn notes of organ, मधुर सुर, ऑर्गन के मधुर सुरों ने, मधुर म्यूजिक ने उसके अंदर एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी थी, एक नया बदलाव लाया था. टुमारो he would go into the roaring downtown district and find work. उसने अभी निश्चित किया था, डिसाइड किया था कि कल मैं शहर में जाऊंगा, जो बड़ा ही व्यस्त शहर है, बिजी डाउनटाउन है. तो जिले के शहर में मैं जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाऊंगा और वहाँ पे कुछ काम ढूंढूंगा. आई वुड फाइंड सम वर्क फॉर मी. A fur importer had once offered him a place as a driver. एक फर इंपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति था, उसने उसको एक बार ड्राइवर बनने के लिए कहा था. ड्राइवर की नौकरी देने के लिए वो तैयार था उसको. He would be somebody in the world. He would. उसे अभी लगा कि मैं इस दुनिया में अभी मैं भी कुछ तो भी बनूंगा. ड्राइवर वो बनने के लिए अभी तैयार था. सोपी फेल्ट अ हैंड लेड एन आर्म. सो ऐसे जब उसके विचार चल रहे थे, कुछ तो भी उसे करना था जीवन में. उसे याद आया था कि एक फर इंपोर्टर था, फर बेचने वाला था. वो मुझे ड्राइवर की नौकरी देने के लिए तब तैयार था. अब मैं उसके पास जाऊंगा और ड्राइवर की नौकरी उससे मांगूंगा. मैं भी कुछ बनूंगा इस दुनिया में. और कुछ अच्छा करने का उसने अभी इरादा किया था. लेकिन उसी समय क्या होता है देखिए. सोपी फेल्ट अ हैंड लेड एन आर्म. ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ ए पुलिसमैन. उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसी समय सोपी एक पुलिसमैन की तरफ देखता है. वो पुलिसमैन था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था. एंड हिज फेस वॉज इम्प्रेसिव. कोई भावना, कोई इमोशन उसके चेहरे पर, पुलिस के चेहरे पर नहीं थी. व्हाट आर यू डूइंग हियर? आस्क्ड द ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो इधर आप? नथिंग सेड सोपी. सोपी ने उसको बोला कि कुछ नहीं. देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिसमैन. फिर चलो मेरे साथ. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. तो दूसरे दिन जब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में लेके जाते हैं पुलिस, तो मैजिस्ट्रेट उसे 3 महीने की सज़ा सुनाते हैं. 3 months on the island. उसे 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है. तो हियर एंड्स दिस लेसन. तो देखिए, सोपी को जो चाहिए था वो मिल गया. लेकिन कब मिल गया? गलत टाइम पे मिल गया. सोपी को जेल में जाना था. 3 महीने की जेल वो चाहता था ठंड से बचने के लिए. लेकिन अब सोपी का हृदय परिवर्तन हो चुका था. वो अभी अच्छा आदमी बनने के लिए तैयार हो चुका था. ये गटर से निकलने के लिए, ये गंदगी से निकलने के लिए तैयार हो चुका था. उसको अभी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना था, एक जिम्मेदार आदमी बनना था. पिछली ज़िंदगी उसे वो अभी छोड़ देना चाहता था. लेकिन उसी समय पुलिस आता है, उसे पकड़ के लेके जाता है और उसे 3 महीने की जेल भी हो जाती है. देखिए, हम जैसा चाहते हैं वैसा बहुत से बार होता नहीं, और जैसा नहीं चाहते वैसा बहुत बार हो जाता है. तो दिस इज़ द आयरनी ऑफ लाइफ. दिस इज़ द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. तो हमारे जीवन में ऐसा ही होता है. हमारे जीवन में कोई बात निश्चित नहीं होती. अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता रहती है.
उसने पहले के बहुत सारे गुनाह किए होंगे, तो उसकी सुराग से पुलिस वहाँ तक आ गया और पुलिस उसे पकड़ के लेके चले गया और उसे 3 महीने की जेल भी हो गई। सो दिस इज़ द स्टोरी। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि ये जो ओ हेनरी लेखक है, इनकी स्टाइल कैसी है। शुरुआत में स्माइल्स है, शुरुआत में अच्छी बातें लिखते हैं, फनी थिंग्स शुरुआत में रहती है, लेकिन एट द एंड हमें दुख होता है। एट द एंड देर आर टीयर्स इन आवर आइज। स्टोरी के अंत में हमको दुख होते, हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये जो कैरेक्टर सोपी था वो भी अच्छा बनने का सोच रहा था, अच्छा आदमी, जिम्मेदार आदमी बनने का सोच रहा था, लेकिन उसी समय उसे पकड़ा जाता है और जेल के अंदर उसे 3 महीने के लिए डाल दिया जाता है। ओके, सो डिड यू गेट इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? यस सर। हाँ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से समझी होंगी तो इसके ऊपर जो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज़ है वो आपको आसानी से आएंगी। तो अभी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ को सॉल्व करो। मैं हर लेसन के बाद में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की एक्टिविटीज़ सॉल्व करने के लिए कहता हूँ, उसका मैं आग्रह करता हूँ आपको, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन एक्टिविटीज़ को सॉल्व किए बिना आप एग्ज़ाम में मत जाओ। ब्रेनस्टॉर्मिंग की हर एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी ही एक्टिविटीज़ एग्ज़ाम में आती है आपको। ओके, तो 1.3 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, द कॉप एंड द एंथीम। कोई डाउट है आपको? अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो एक्टिविटीज़ है इसके ऊपर वो कंप्लीट करो, अपने नोटबुक में लिखो। ओके।